चलिए एक बार अपन पेपर पर थोड़ी सी एक निगाह लगा देते हैं कि क्या कुछ पूछा गया था, और फिर उसके बाद अपन पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से अपन पूरा पेपर डिस्कशन जो आज करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो आपके ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। पहले अपन एक काम करते हैं, पेपर को ना इजी या फिर मॉडरेट या फिर टफ में डिवाइड करते हैं, है ना। देखते हैं कि आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको 100% अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे। यदि आपने एक बार भी पॉलिटी पढ़ी है तो फिर आपको वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे। यदि आपने वो भी अटेम्प्ट नहीं किए तो इसका मतलब है कि आप पेपर देने से डरते हो। आपको आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको डर लगता है कि मुझसे लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था, क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से लिखा जा सकता था, यह आपको किसी भी कीमत पर अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। विधि की स्थापित प्रक्रिया से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इससे क्या समझते हैं, बहुत आसानी से किया जा सकता था। फैक्चुअल क्वेश्चन था, आर्टिकल 14 का यूज करके आपको इसको जो वो करना ही चाहिए था। आर्टिकल 21 और 14 को मिक्स करते हुए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर प्रतिषेध और उत्प्रेषण रेट में क्या अंतर है, फैक्चुअल क्वेश्चन करना चाहिए था। निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो कैसे पॉकेट वीटो से अलग है, यानी कि 2 नंबर वाले एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि पढ़ा हुआ है तो इजीली कर सकते थे, क्योंकि सारे के सारे फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। घुमा फिरा के जो चीजें पूछी गई थी वो मैंने पूछी थी 10 नंबर वालों में, और सबसे मजेदार क्वेश्चन 10 नंबर वाले ही होते हैं, 2-5 वाले तो ज्यादातर फैक्ट होते हैं। जैसे पहला, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य भारतीय परंपराओं आदर्शों इन सबको प्रदर्शित करते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इंडियन ट्रेडिशंस, आइडियल्स, रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको अपन मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट था। अपन देखे थे 3 टाइप के क्वेश्चन शुरुआत में पहली क्लास में, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है स्टेटमेंट विद क्वेश्चन विद स्टेटमेंट, एक होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है लेकिन जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर नहीं है। तो ये थर्ड वाली कैटेगरी का है, तो थोड़ा सा अपन इसको मॉडरेट वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। डायरेक्ट कुछ चीज नहीं पूछी गई, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इजीली होना चाहिए था। संसदीय समितियां गोपनीयता विशेषज्ञता के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देते, स्पष्ट कीजिए। ये भी आप जो मॉडरेट में इसलिए डाल सकते हो क्योंकि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था, हालांकि ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट आंसर निकल रहा था, तो ये डायरेक्ट यहां पर चीजें बताई जा रही थी, मॉडरेट में डाल सकते हो। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए, बिल्कुल सिंपल में था, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन करंट अफेयर से था, डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन करंट अफेयर से था, इसको मॉडरेट में रखा जा सकता है। यदि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ तब आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। उसके बाद प्रेमबल की हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, आलोचनात्मक व्याख्या करो, इसको भी मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर वालों में से 4 क्वेश्चन ऐसे जो मॉडरेट की कैटेगरी में रखे जा सकते थे, 2 सिंपल क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर वालों पर। 10 नंबर वालों में जो पहला क्वेश्चन था वो था कि भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर है, सरकार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन के पक्ष और विपक्ष में। डायरेक्ट पूछा गया कि पक्ष में और विपक्ष में, 10 नंबर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एससी और एसटी का जो सब क्लासिफिकेशन किया गया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको थोड़ा टफ की कैटेगरी में रखा जा सकता है, 2 कारणों से। पहली बात, एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ी दिक्कत आती। दूसरा कारण कि इसमें एकदम क्लियर नहीं है कि क्या करना था क्या नहीं करना था, इसको टफ की कैटेगरी में रखा जा सकता था। पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन है जो कि आप टफ की कैटेगरी में रख सकते थे। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन था, इसे भी मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जा सकता था, तो कैसे उसको अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया कि पेपर को बाइफरकेट कर दिया कि कौन सा इजी क्वेश्चन था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा जो वो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये था तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए इसको अपन एक एक करके जो डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 नंबर वालों से। 10 नंबर वालों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से, उल्टा चलते हैं अपन, पहले शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से।
चलिए भाई, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं। हमने जो प्रोसेस समझी थी उसी प्रोसेस के तहत चलते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या था? क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझना और इसके कितने पार्ट्स हैं वो सब चीजें तय करना। सेकंड स्टेप क्या समझा था? सेकंड स्टेप हमने कहा था इंट्रोडक्शन को किस तरीके से लिखना है। तीसरा हमने कहा था मेन बॉडी में क्या लिखना है और उसको कैसे डिवाइड किया जाए। फिर हमने कंक्लूजन की बात की थी। फिर हमने कहा था वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए। कुछ वैल्यू एडिशन भी हम आंसर के अंदर करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रेजेंटेशन को इंप्रूव किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ एक स्टेप्स अपन ने देखे थे। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कि यदि आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अब पढ़ो इसको और मन ही मन सोचो इसका क्या आंसर लिखा जा सकता है। क्या देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेनिंग द वेरियस इंप्लीकेशंस ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचना कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10 नंबर का। सबसे पहले मुझे बता दो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट ये एक प्रकार से देखें कितने क्वेश्चन पूछे गए। चैट बॉक्स एक बार खोल दो, मुझे बताओ इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। सवाल 2 में क्या था सर? राहुल मीणा कह रहे सर सवाल 2 में क्या था, तो अब सीधा सवाल 2 ही बता दूं या फिर सिस्टमेटिक चल लें। आसिफ खान कह रहे हैं सर 2 क्वेश्चन थे इसमें, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई। अंकुर कह रहे हैं 3 थे, राहुल चौधरी कह रहे हैं 2 थे, दीपक कह रहे हैं 3 थे। 2 3 2 3, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर लोगों को 2 या 3 में कंफ्यूजन है ना। देखो ये आपकी इंटरप्रिटेशन पर, व्याख्या पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हो। इसमें 2 भी माने जा सकते हैं, 3 भी माने जा सकते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं 2 आप किस तरीके से मान रहे हो। पहला क्वेश्चन ये मान रहे हो कि संविधान की उद्देशिका में न्याय जो है उसके अलग अलग निहितार्थ को स्पष्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ ही रहा है। उसके बाद विवेचना करनी है कि ये जो न्याय है ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है किस तरीके से जो जस्टिस लिखा गया है उसे पूरा करने का काम करते हैं। कुछ लोग इसे 2 काउंट कर रहे हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ 1 काउंट कर रहे हैं। दोनों ही सही है, डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे अरेंज करते हो। लिखे दोनों ही जा सकते हैं, 2 भी है 3 भी है, पर कम से कम आपके यहां पर मेन बॉडी की, पहले अपन मेन बॉडी की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पर बाद में आता है। मेन बॉडी में आपके यहां पर 2 और जो हेडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। ये मान लेते हैं पूरा पेज है तो आपके पास 2 हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने स्पेस छोड़ दिया इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में मैं अभी एक बार के लिए सोचूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं, पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए, न्याय के निहितार्थ या फिर न्याय के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। इंग्लिश में यदि आप पढ़ोगे तो इसमें क्लियर लिखा है एक्सप्लेनिंग द वेरियस इंप्लीकेशंस ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो प्रीएम्बल के अंदर जो जस्टिस लिखा हुआ है इसके अलग अलग जो भाग हैं और उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो आप यहां पर सिंपल लिख सकते हो कि जस्टिस जो है वो प्रीएम्बल में कितने टाइप का बताया गया है। तो आप लिखोगे यहां पर 3 प्रकार का, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकार का न्याय की बात की गई है। जब इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई आपको यहां पर 4-5 बातें लिखनी है, यहां पर 4-5 बातें लिखनी है, यहां पर 4-5 बातें लिखनी है, पॉइंट फॉर्मेट के अंदर, ज्यादा बड़ा ना लिखते हुए। जैसे मान लो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करोगे तो यहां पर लिखोगे कि हमारे यहां पर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होना चाहिए और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार जो वो होना चाहिए, और हमारे यहाँ पर जो चुनाव है वो डेवलपमेंट बेसिस पर लड़े जाने चाहिए। तो ये 3-4 बातें यहां पर लिखी जा सकती थी। राइट टू स्पीच का यहां पर भी एग्जांपल दिखा जाए। सोशल के अंदर, सोशल में लिख दो कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट रिलीजन बेसिस पर नहीं होना चाहिए, यहां पर जो अंधविश्वास जैसी चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो वो क्या आ गई आपके जस्टिस के अंदर आ गई। तो 3 प्रकार का जस्टिस जो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, इधर इकोनॉमिक, इधर सोशल, इधर पॉलिटिकल। इस तरीके से लिखेंगे कि बहुत ज्यादा स्पेस ना खाए। 7 से 8 लाइन के अंदर इसे हमें पूरा करना है पहले पोर्शन को। ठीक है, सिंपल है, पॉइंट आपको पता थे तो ये 7 से 8 लाइन में करना था। ठीक है, अपन मैं आपको उसी तरीके से बताते हुए चल रहा हूं जितना कि आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग।
अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन पर, जिसे सेकंड या थर्ड भी कह सकते हैं। ये जो न्याय है, ये जो जस्टिस है, फंडामेंटल राइट के माध्यम से और डीपीएसपी के माध्यम से कैसे पूरा किया गया है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, क्या वो हमारे जस्टिस को, न्याय को पूरा करते हैं क्या? तो एक बार अपन काम करते हैं, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काम करते हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी किस तरीके से हमारे संविधान में न्याय प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। पहले अपन इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग देखें तो भाई देखो, हमारे आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इससे न्याय मिलता है। 15 और 16 जो है, इसमें बात कही गई है कि भाई धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर न्याय मिलता है। 17 के अंदर अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब बातें की गई है। आर्टिकल 23 और 24 जो है उसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। 25 से जो 28 है वो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। डीपीएसपी के अंदर चलें तो आर्टिकल 39 जो है वो सभी के लिए समान वेतन की बात करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 41, 42, ये सारे, आर्टिकल 44 कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश के अंदर लागू होना चाहिए। आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है किसकी, शिक्षा की बात करता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे आर्टिकल तो मिल गए जो ये दिखाते हैं कि भारत में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी न्याय को दिखाते हैं। तो इसका पहला तरीका ये हो सकता था, जो कि सबसे बुरा तरीका है, वो ये है कि जैसे जैसे आपको याद आता जा रहा है, बहुत ही एक वेग सा आंसर लिख देना कि ये सब आर्टिकल हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के थ्रू जस्टिस को एंश्योर करते हैं। ये वेग होता, इसमें आप कैसे लिखते हैं, आप अपना आंसर इसमें सीधा सीधा लिख देते, ये आर्टिकल में ये है, ये आर्टिकल में ये है। इसको और ज्यादा अच्छा करते तो फिर क्या किया जा सकता था, फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल अलग लिखते और डीपीएसपी वाले आर्टिकल अलग लिखते। अब थोड़ा सा आंसर सुधर गया। अब आपने इन दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फंडामेंटल राइट किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करवाता है और डीपीएसपी किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करवाता है। अब आप थोड़ा सा और इंप्रूव हो गए, लेकिन अभी भी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए, अभी भी और स्कोप है। कैसे, आप इसको और थोड़ा क्लियर करो ना। कितने प्रकार का न्याय बताया था आपने, 3 प्रकार का बताया था। तो आप ये बताओ फंडामेंटल राइट किस तरीके से सामाजिक न्याय इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट किस तरीके से आर्थिक न्याय को इंश्योर करता है, और फंडामेंटल राइट किस तरीके से राजनीतिक न्याय को इंश्योर करता है। सामाजिक न्याय के अंदर क्या बता सकते हो, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। आर्थिक में क्या बता सकते हो, नौकरी देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 के अंदर बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है, दास प्रथा पर रोक लगाई गई है। राजनीतिक में क्या लिख सकते हो, आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो है गिरफ्तारी ना हो ऐसा अधिकार दिया गया है। ये सारी बातें आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से आज डीपीएसपी में, डीपीएसपी में भी सामाजिक वाले कौन से आर्टिकल हैं, आर्थिक वाले कौन से हैं, राजनीतिक वाले कौन से हैं। आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की बात की गई है। आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात की गई है। आर्थिक के अंदर आ जाओ, आर्टिकल 39 के अंदर सब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। सभी को रोजगार की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में, 40 के अंदर। सामाजिक में आ जाओ, आर्टिकल 46 के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए शिक्षा के प्रावधान करने की बात की गई है। इस तरीके से आपने क्या किया, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में डिवाइड कर दिया। और अब इसको थोड़ा सा एक कदम और इंप्रूव करते हुए हम एक अच्छी सी टेबल बना सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय, यहां पर लिख सकते हैं आर्थिक न्याय, यहां पर लिख सकते हैं राजनीतिक न्याय, और इधर एक टेबल बनाई जाए, फंडामेंटल राइट किस तरीके से इंश्योर करते हैं, डीपीएसपी जो इसको किस तरीके से इंश्योर करते हैं, और इसको कर दिया जाए बॉक्स में बंद। तो बताओ प्रेजेंटेशन अब इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई। अब आपने सेकंड पार्ट को ठीक तरीके से, पहला पार्ट क्या था, जस्टिस न्याय के अलग अलग निहितार्थ, सेकंड पार्ट क्या था, फंडामेंटल राइट किस तरीके से और डीपीएसपी किस तरीके से इसको ठीक करते हैं, वो आपने यहां पर एग्जैक्टली जो वो लिख दिया। अब मुझे बताओ कि भाई आपका
इस तरीके से लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था? अब एक बार चैट बॉक्स खोलना। इस तरीके से लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था? येलो लाइन को रिमूव कर दो। ठीक है अभी कर देंगे, अभी मुझे करना नहीं आता, कर देंगे। मैंने लिखा तो सही है पर पॉइंट वाइज नहीं लिखा, सेम टू सेम लिखा है सर मैंने। यस सर, बहुत बढ़िया। यस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यदि आपने इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया है तो बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोगों ने ये किया हो सकता है, यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये किया हो सकता है कि लिख तो दिए लेकिन वो फिर वेग लिख दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो किया हो सकता है, वो भी सही है, बुरा कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमने और कुछ नहीं किया, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव किया है, अपने आंसर को सही स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आए हैं। जो पूछा गया था वही जो हमने लिखने का प्रयास यहाँ पर किया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि यहां पर इंट्रोडक्शन क्या लिखे। इंट्रोडक्शन क्या लिखा जा सकता था? इंट्रोडक्शन क्या लिखें? तो हमने क्या कहा था, किसी कोटेशन वगैरह का यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कोटेशन वगैरह मिल रहा है क्या? तो हमें 2-3 कोटेशन ऐसे जो याद होने चाहिए, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोटेशन है जिससे शुरुआत की जा सकती थी, और वो ये है कि जस्टिस इज एंड ऑफ लॉ एंड बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। जस्टिस इज एंड ऑफ लॉ एंड बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। ऐसा अपन इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में कहीं से इसकी शुरुआत जो वो कर सकते थे। ऑल दो इसमें मेन बॉडी के अंदर इतनी सारी बातें हैं लिखने के लिए कि इंट्रोडक्शन नहीं भी लिखते, डायरेक्ट भी शुरू कर देते, तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यदि आपके पास अच्छा कोई इंट्रोडक्शन है तो फिर उसे शुरू किया जाए। आप इसमें इंट्रोडक्शन में और अपन ने क्या कहा था, डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, तो डेफिनेशन से भी शुरू किया जा सकता था। न्याय की डेफिनेशन यहां पर लिखी जा सकती थी। ठीक है, तो ये सारे काम जो हम किए जा कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन देखा कैसे लिखा जा सकता था, मेन बॉडी अपन ने देखी कैसे लिखी जा सकती थी। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या लिखा जाए? कंक्लूजन एक्चुअल में क्या होता है? कंक्लूजन एक्चुअल में वे फॉरवर्ड होता है, किस तरीके से और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो जस्टिस है वो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के माध्यम से एंश्योर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन क्योंकि डीपीएसपी जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें से लागू नहीं हुई है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट जो है उसमें कई सारी डिस्पैरिटीज हैं, जस्टिस को लागू करने में पूरी तरीके से हम सफल नहीं रहे, इसके लिए भविष्य में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार का एक कंक्लूजन लिखा जा सकता था। कंक्लूजन पर और इंट्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा लाइनें खर्च नहीं करनी थी, 1-2 लाइन अपन इंट्रोडक्शन में और 1-2 लाइन कंक्लूजन में खर्च कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चरिंग जो वो करनी थी। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहां था, ये रहे। पहले तो मुझे सेकंड क्वेश्चन समझ के बता दो क्या 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 रहा है। इसकी हिंदी दूसरे पेज पर है, चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ लो। ओहो, इसकी पहले इंग्लिश पढ़ लो फिर उसके बाद में हिंदी पढ़ लेना। तो मुझे पहले तो ये देखो क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। हालांकि आपको टॉपिक तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि अपन ने कल परसों ही वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सब क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो आपको पता होगा। लेकिन क्या टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्या कह रहा है? हाउ माइट द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग on sub-classification within scheduled caste and scheduled tribes categories impact effectiveness of reservation policies in India? Do you think it will promote greater equity and inclusion among the most marginalized communities? सबसे पहले मुझे बता दो कितने क्वेश्चंस हैं, कितने लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एक बार चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था इसको। इस बार मेंस अच्छा हुआ है सर, बहुत बढ़िया बात है। एक बार मुझे बता दो कि इसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था। मैंने किया था, मुरली कह रहे हैं मैं मन में सोचा था। आसिफ खान पानी देना, आसिफ खान कह रहे हैं मैंने मन में सोचा था। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हाँ ला दो। इस पेपर की टाइमिंग क्या थी? मैंने किया था, अंकुर कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो, हिंदी में और पढ़ लो, फिर अपन इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों ने हिंदी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो हिंदी में पढ़ लो एक बारी। चलिए, बहुत सारे लोगों को कहना कि माइंड में तो हमने लिख लिया था, वैसे नहीं लिखा था। चलिए भाई, माइंड में से निकालो जरा थोड़ा सा फिर वापिस से। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण पर हालिया फैसले से भारत में आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता पर क्या फर्क पड़ेगा? और सेकंड कह रहा है, क्या आप सोचते हैं कि इससे सबसे अधिक हाशिए पर रहे समुदाय के बीच अधिक समानता और समावेश को बढ़ावा मिलेगा? तो देखो, एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, पर कम से कम हमें यहाँ पर 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। मेन बॉडी में 3 पार्ट कम से कम होंगे। देखो, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, सीखने पर बल रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया फिर क्या हो जाएगा, कल नया क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अपन ये कि सीखते हैं, प्रोसेस वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोसेस का सबसे पहला हिस्सा क्या रहता है कि इस क्वेश्चन को समझा जाए, कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पर 2 है। पहला तो ये रहा, जो कि आपकी क्लियर हेडिंग होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि भारत में आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या आप सोचते हैं कि इससे जो पिछड़े हुए जो समुदाय हैं उनको अधिक समावेशी रूप से अधिक समानता मिलेगी? अब जब ये आ गया कि क्या आप सोचते हैं, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा और नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा। दोनों भाग इसके एड्रेस करने पड़ेंगे। यदि आप मानते हो कि बिल्कुल हाँ, ये समानता और समावेश को बढ़ावा देगा, तब आपको पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट एक आधा नाम मात्र का लिखना है। लेकिन उसने कहा है क्या आप सोचते हैं, तो आपको फिर दोनों पक्ष सोचने पड़ेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन 2 है, लेकिन आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है, या फिर इसका आंसर कैसे जो लिखा जाना चाहिए था, उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन। इसको हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये अपना एक पेज, सबसे पहला इसमें यह आता कि भाई किस तरीके से हमारी आरक्षण नीति पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी आरक्षण नीति जो है उसकी प्रभावशीलता को किस तरीके से यह प्रभावित करेगा। सेकंड, ये मैं यहां पर हेडिंग बनाता कि किस तरीके से ये ज्यादा इक्वालिटी को और इंक्लूसिवनेस को, यानी कि समावेशिता को और समानता को बढ़ावा देगा। इसके अंदर भी मैं कुछ बातें पक्ष में लिखता, हालांकि मैं पक्ष यहां पर लिखता नहीं, ठीक है, और एक आधी बात मैं यहां पर विपक्ष में लिखता, और फिर मैं यहां पर पेज अपना वैसे बड़ा होता है तो मैं यहां पर एक लिख देता कंक्लूजन जैसा कुछ। ये मेरा पूरी, और यहां पर मैं क्या लिखता? इंट्रोडक्शन। ये मेरी क्या होती? स्ट्रक्चरिंग होती। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में सबसे बढ़िया है कि करंट अफेयर से लिखा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर में रहा है, इसलिए करंट अफेयर से लिखा जा सकता है। लिख सकते हो कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले, जिसमें कि 7 जजेस ने 6-1 से फैसला दिया, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सब क्लासिफिकेशन की बात कही गई। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम निम्न बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, ये हमारी आरक्षण नीति को, प्रभावशीलता को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारी जो आरक्षण नीति है उसमें जो रिजर्वेशन है वो अब एक तरीके से बंटा हुआ रिजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वेशन होगा। अब मैं इस टॉपिक के डेप्थ में नहीं जा रहा, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैं यहां पर आपको केवल उसको डिवाइड करना बता रहा हूं कि कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए था। हमारी आरक्षण नीति को किस तरीके से प्रभावित करता, तो आप यहां पर लिख सकते थे। एक बार मैं इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में मैं थोड़ा बता देता हूं कि किस तरीके से हमारी आरक्षण नीति को प्रभावित करता। तो हम यहां पर लिख सकते थे, अब क्या होगा? टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा आरक्षण का। एक्चुअल में किसे आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिसीजन दिया गया है। आप सहमत हो नहीं हो वो अलग अलग बात है, लेकिन जब हमसे जिस तरीके से पूछा गया है उसका आंसर तो ये बनता है कि हम टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन जो वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो इम्बैलेंस है उसको रीएड्रेस कर रहे हैं, उसको रीएड्रेस करने की बात चल रही है, यानी कि जो असमानताएं हैं
शेड्यूल कास्ट के अंदर या शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐसी कुछ कास्ट जो कि ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा अभी तक ले चुकी हैं और कुछ कास्ट जो नहीं फायदा उतना ले पाई हैं, उनके बीच इम्बैलेंस को हम इसके माध्यम से रीएड्रेस कर रहे हैं। और यही सेम काम ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन के लिए भी चल रहा है और ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर को भी लागू किया जा चुका है, इंदिरा साहनी केस से ही किया जा चुका है। तो इस तरीके से हम इम्बैलेंस को एड्रेस करने का यहां पर काम कर रहे हैं। उसके बाद इनहेंस्ड इक्विटी समानता को बढ़ावा देगा और उसके बाद पोटेंशियल चैलेंजेस, उससे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे हमारे पूरे रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। तो पहला जो भाग था कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, तो ये बातें लिखी जा सकती है कि हम यहां पर रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम यहां पर इम्बैलेंस को जो है रीएड्रेस कर रहे हैं और इक्विटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस पर फर्क डालेगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट लिखे जा सकते थे और यदि आपने सोच के लिखे होंगे कि सबसे पहले हमने क्या कहा था, आरक्षण का बंटवारा या फिर लक्षित बंटवारा, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, आरक्षण का लक्षित बंटवारा, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। सेकंड क्या, असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश करना। चौथा, तीसरा क्या, समानताओं को बढ़ावा देना। ये पॉइंट लिखे जा सकते थे, आरक्षण पर इस तरीके से प्रभाव डालेंगे। लेकिन ये तो हो गया हमारा आंसर, बात तो सही है, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए मैंने कहा था या तो कोई कोटेशन लिखो या हो सके तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखो, ऐसी चीजें लिखी जा सकती है। तो क्या मैं यहां पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे 2-3 एक का पता है, हमें ये पता है कि ये जो इससे पहले कौन सा एक फैसला आया था, इस वाले फैसले के अंदर क्या नाम था, पंजाब वाला जो था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस 2020, उसके अंदर कहा गया था कि एससी एसटी को ये जो रिजर्वेशन है ये परमिसिबल, सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। तो इस तरीके से उनको ज्यादा मार्जिनलाइज जो कैटेगरी है उनको ठीक तरीके से लक्षित किया जा सकेगा। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से यहां पर भी इनहेंस्ड इक्विटी की जब अपन ने बात की है तो इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया है। इंदिरा साहनी केस आपको पता है 1992 का है, जिसके अंदर ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसी इंदिरा साहनी केस के बाद आया था। तो इससे क्या है, समाज के अंदर समानता बढ़े, तो इस केस का जिक्र किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का यहां पर यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आती है बात, क्या इससे समाज के अंदर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी क्या, तो याद करो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो उस क्लास के अंदर हमने बात की थी इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में बातें वो सारे लिखनी थी। कैसे, पक्ष में लिख देते कि भाई इससे जो वो ऐसा समुदाय जिसको अभी तक रिजर्वेशन का उतना फायदा नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए तो वो मिल सकेगा, इस वजह से इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी और उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग भी हो पाएगी, तो इस वजह से इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी। लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट भी लिखना था, आपको ये कहना था कि किसी कास्ट के अंदर हो सकता है कि एज ए होल उस कास्ट को फायदा पहुंच गया लेकिन कुछ परिवार जो है वो यदि वंचित रह गए, उनका रिजर्वेशन कम क्यों कर रहे हो। इसकी वजह एक अल्टरनेटिव क्रीमी लेयर हो सकता है जिसमें कि पर्टिकुलर परिवार को ही आप हटाओ ना, आप पूरी कास्ट को रिजर्वेशन जो वो कम क्यों कर रहे हो। ऑल दो मान लिया कि इसका फायदा शेड्यूल कास्ट को ही होना है, पर इसका शेड्यूल कास्ट की उस पर्टिकुलर कास्ट को तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से हम यहां पर क्या कहेंगे, इंक्लूसिवनेस उस कास्ट के कुछ परिवारों की कम भी हो रही है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट यहां पर लिखने थे और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन यहां पर लिखा जा सकता था, दोनों बातों का एक बैलेंस बनाते हुए। आपको ओवरऑल इसमें क्या लगता है उस बात के आधार पर इस तरीके से इसका आंसर जो वो लिखा जाना चाहिए था। एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्या आपको बात क्लियर हो रही है, क्या जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। अंत्योदय के लिए हमको रिजर्वेशन का सब डिवीजन करना जरूरी है। ऐसा देखो, पर्टिकुलर मैं लाइन के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा कि ये लाइन लिखी जा सकती थी क्या, सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्मेटिंग। लाइन एक आधी कम ज्यादा लिख दो, मैंने कुछ बताई आपने उसके अलावा कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आंसर मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कोई नहीं पढ़ता। आपके क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हम एक सरफेस निगाह से देख लिया, उसी से क्लैरिटी आ जाती है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, किस दिशा में आपका आंसर जा रहा है। आंसर की दिशा सही होना जरूरी है, जो पूछा गया है उस दिशा में लिखना जरूरी है। एक आधे पॉइंट के वाइज आप मत पूछो कि ये हम लिख सकते हैं। आपको लगता है क्या पेपर में पूछा गया है क्या, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यदि पूछा गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
सर फॉर्मेट समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? पक्ष विपक्ष की फॉर्मेटिंग नॉर्मल है। देखो यदि मेरे पास में यहाँ पर एक पेज होता, प्रॉपर एक पेज होता, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक बात है, कोई बात नहीं, प्रोसेस का पार्ट है। जब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा या फिर जिनको भी अच्छे नंबर आए होंगे उन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा होगा, तब उन्होंने भी नहीं सोचा। इवन आप लोग हमसे जुड़े तो हुए हो, हमारे थ्रू आप गाइडेंस तो आपको मिल रही है। इतना डिटेल में इस तरीके से आप बता दो कि कहीं पर भी कोई चीज अवेलेबल हो तो आप बता दो, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे थे कि ये जो पक्ष और विपक्ष वाली जो बातें हैं इसको किस तरीके से कैटेगराइज करना था। देखो मेरे पास पूरा एक पेज होता ना, तब तो मैं ये कहता कि मैं इसको कैटेगराइज करूं। मेरे पास लाइन है 7-8 जिसमें मुझे पक्ष भी लिखना है विपक्ष भी लिखना है। सिंपल सा तरीका है, पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होता है। कुछ लोगों की जो कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है जो कि कम स्पेस में ज्यादा चीजें लिख देते हैं, तो फिर वो इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते थे कि यहां पर पक्ष लिख दो एक ही पेज में और इधर जो भी पक्ष लिख दो। लेकिन ऐसा करने का नुकसान है आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब फॉर्मेटिंग तय करो ना उसमें सारी चीजें सोच लो, उसके बाद कोई काम करना शुरू करो। या फिर एक बार कुछ गलतियां कर लो तो आपको अपने आप समझ में आएगा क्या 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 नुकसान है। मुझे बता सकता है कि इस तरीके सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यदि मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता, पेज की इस तरफ मैं पक्ष लिखता इस तरफ विपक्ष लिखता, तो कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर किसका क्या नुकसान हो जाता मुझे, या क्या थोड़ी सी दिक्कत आ जाती मेरे सामने। एक बार चैट बॉक्स खोलना, हेडिंग बना के पक्ष विपक्ष सीधा लिख दें क्या आंसर में। वो अपने बात की कि मैं यदि ऐसा कर देता कि एक साइड में पक्ष लिख देता एक साइड में विपक्ष लिख देता, तो मुझे इससे क्या दिक्कत आ जाती। चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप बताएंगे। अरे यार अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उसके ऊपर बात कर लो राहुल, तुम यार बीच में इधर उधर की हैंडराइटिंग का कितना फर्क पड़ता है, वो मैं बेसिक क्लास में बात कर चुका। बहुत बढ़िया, निकिता ने कहा कि अगेंस्ट के पॉइंट जो हमारे पास कम होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर, एक तरफ पॉइंट ज्यादा होते हैं एक तरफ पॉइंट कम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यही मैं आपको यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहा था कि आपके पास में यहाँ पर पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पर पॉइंट कम हो जाते हैं, तो बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगता। इसलिए यदि आपने इस तरीके से डिवाइड कर लिया होता तो एक समस्या आ जाती। इसलिए इसके बजाय हमने क्या किया यहाँ पर बुलेट फॉर्मेट के अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर जो वो लिखा है, और विपक्ष का एक आधा पॉइंट लिखना था तो इसके 2 पॉइंट लिख के छोड़ दिया, बात खत्म। अब बुरा नहीं लग रहा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया। अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन क्या था, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, सिंपल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत बार आपने इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा। वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के पास विभिन्न विवेकाधीन शक्तियां निहित है, तो सरकार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उक्त कथन के पक्ष और विपक्ष में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज वेरियस डिस्क्रेशनरी पावर्स एंड हिज रोल इन गवर्नमेंट इज क्रूशियल। राइट योर व्यूज इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत इजी है कि आपको क्या करना है, क्या जो एक, या फिर मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दूं कि राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है, पक्ष और विपक्ष में चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति क्या एक रबड़ की मोहर है, इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा कीजिए। लगभग लगभग वही क्वेश्चन है, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लगभग लगभग वही क्वेश्चन है, हालांकि आप थोड़ा सा डिटेलिंग में जाओ, आपके पास में पॉइंट्स ज्यादा हो तो अपन देख लेंगे इसको एक और तरीके से भी कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी अपन बात करेंगे, यदि मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे चैट बॉक्स के थ्रू याद दिला देना, या फिर आप याद दिला देना। पहले मैं एक नॉर्मल तरीके से इसको आंसर करके देख लेता हूं, और फिर मैं जो है एक जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको चेंज करके देख लेता हूं, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल तरीके से बात कर लेता हूं कि क्या राष्ट्रपति जो है वो रबड़ की मोहर है क्या, इसके पक्ष और विपक्ष में जो हमें बात करनी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा जाए इसके अंदर। ये लो भाई, हमारे पास एक पेज है, हमें लिखना है इंट्रोडक्शन, हमें लिखना है पक्ष में, हमें लिखना है विपक्ष में। पक्ष में मतलब प्रेसिडेंट को डिफेंड करना है, यहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है ऐसा बताना है। विपक्ष में मतलब किसके अगेंस्ट लिखना है, और एक हमें देना है कंक्लूजन। पहले मैं एक ओवरव्यू ले लेता हूं और मैं देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अपने पास में क्या क्या मसाले होने चाहिए ताकि एक अच्छी सब्जी बन जाए। सबसे पहले हमारे पास में एक अच्छा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, इसको लेकर क्या इंट्रोडक्शन लिखें। नॉर्मल सा लिख दो क्या, कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, ये पद जो है वो कहां से लिया गया है,
इसका चुनाव कहां, मतलब इस प्रकार की बेसिक बात लिखी जा सकती है। पर देखो बेसिक बात का यहाँ कोई खास लॉजिक है नहीं, लिखना चाहो लिख दो, पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उतना बैठ नहीं रहा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या मैं कुछ करंट अफेयर का ढूंढ सकता हूं क्या? करंट अफेयर का कुछ ऐसा एग्जाम्पल, सोचो सोचो सोचो। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का हिस्सा है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिल जाए मुझे जिसमें कि प्रेसिडेंट की भूमिका रही हो बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद सरकार भी नहीं कर सकती थी वो प्रेसिडेंट ने कर दिया हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल, ऐसा सोचना है आपको। तो महाराष्ट्र के अंदर 2019 में सरकार बनाने की जब बात आई, उस समय में जब राज्यपाल नहीं थे, उस समय में सरकार किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा एक तरीके से जो है वो, जब दोनों पार्टियों को पूरी सीटें नहीं आई थी, तो वो आप एग्जाम्पल इसमें यूज कर सकते हो। या फिर ये तो करंट अफेयर का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आर्टिकल 370 बहुत बढ़िया, निकिता ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आर्टिकल 370 का भी आप यहां पर यूज कर सकते हो कि आर्टिकल 370 को जब अमेंड करना था तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा कर सकती है, और फिर कहा गया कि संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की सरकार पढ़ा जाए। और जब सरकार कौन होता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब राष्ट्रपति ही सरकार होता है। और आर्टिकल 370 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो राष्ट्रपति की मर्जी से हुआ था। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा है, मॉब लिंचिंग पर बोला था, बोलने से नहीं, अपन यहां पर केवल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने का काम था या फिर आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट का था, वो हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात, इससे हम इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा पहले एक लाइन लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और फिर अपन उसमें ये लिख सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर 2019 में सरकार बचाने में या फिर आर्टिकल 370 को अमेंड करने के अंदर राष्ट्रपति का जो योगदान था, उससे राष्ट्रपति की कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर समझ में आती है। तो ये आपने कैसा इंट्रोडक्शन दे दिया जिसमें बताया कि राष्ट्रपति पावरफुल है। अब हमारा इंट्रोडक्शन जो है आप देखोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन में है, उससे सामंजस्य बैठ रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके साथ मिलता जुलता वो लग रहा है। अब अपन चलते हैं पक्ष में कि राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं। तो आप क्या कहोगे कि जब भी कोई सरकार नहीं है, या फिर अपन कहें कि भाई जब मान लो लोकसभा डिसोल्व हो गई, उससे लेकर नई लोकसभा बनने तक सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। यदि हंग असेंबली आ जाए, यदि हंग असेंबली आ जाए, उस समय में सरकार बनाने की जिम्मेदारी जो किसकी हो जाती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सरकार बनवाता है। बहुत सारे मामलों में जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिल भेजे जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति के पास रिजर्व रखना और वहां पर राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो यहां पर लिखे जा सकते हैं, 4 से 5 पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, और कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा नियम भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो लिखे जा सकते हैं। पर विपक्ष में अपन क्या कहेंगे कि विपक्ष में कहेंगे देखो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है। राष्ट्रपति केवल क्या है? नाम मात्र का है। सही मामले में राष्ट्रपति के पास कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है। ये जो आप कानून बनाने के लिए जो स्टेट वाला बिल ये कह रहे हो, इसके अंदर भी जैसा कि आर्टिकल 74 कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर पूरे तरीके से निर्भर है, उनकी अपनी नहीं चलती है। और अधिकतर मामलों में संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर ही नहीं लिखी गई है। राज्यपाल की तो फिर भी लिखी गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। और पक्ष में आप ये भी लिख सकते हो, आर्टिकल 78 के अंदर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट मंगवा सकता है। ये प्रेसिडेंट की एक तरीके से डिस्क्रेशनरी पावर हो गई। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से क्या कर सकता है? रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट पक्ष में लिखे जा सकते हैं, और फिर ऐसे 3-4 पॉइंट विपक्ष में लिखे जा सकते हैं, और फिर दोनों को कंक्लूड करते हुए एक कंक्लूजन जो लिखा जा सकता है। ये हमने कर ली एक बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा उसके वैल्यू एडिशन पर या फिर थोड़ा सा उसके एनहेंसमेंट पर। अपन इसमें क्या कोई कोटेशन, क्या कोई एग्जाम्पल, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूज किया या फिर डायरेक्ट लिख दिया? यहां पर
हालांकि ये जो आंसर लिखा है इसमें अपन आर्टिकल नंबर वगैरह यूज कर रहे हैं, इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल 74 के अंदर ये है, हंग असेंबली के बारे में आप बता रहे हो, ये भी अच्छा है। यहां से भी आप कम से कम फैक्ट्स बता रहे हो, वरना आधी जनता तो इसको नॉर्मल लिख के आ जाती है, सिंपल लिख के आ जाती है। आप यहां पर कम से कम फैक्ट्स बता रहे हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक ऐसा कोटेशन, कोई एक एग्जांपल, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट कर सकते हैं क्या? आप कहोगे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर कम से कम आपने सोच तो लिया। यदि सोच लिया तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि जिस दिन आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि इसमें मैं क्या यूज करूं, तो आपका अगली बार जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका दिमाग भी इसी तरीके से चलेगा और इन सब चीजों को बैक ऑफ द माइंड वो कलेक्ट करता रहेगा, और आप अगली बार जब आंसर लिखोगे तो इसमें ऐसी कुछ चीजें यूज कर पाओगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 90, एक एग्जांपल यहां पर लिखा जा सकता है हंग असेंबली वाले मुद्दे पर। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे एग्जांपल आपको पता ही होने चाहिए, मैं तो क्लास में पॉलिटी पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे इतने सारे एग्जाम्पल पता है। एज ए स्टूडेंट मैं कहूं कि मुझे भी सारे एग्जाम्पल पता थे, या फिर मुझे भी सारे, लेकिन कम से कम दिमाग चले। और ये मैं आपको, भले जो मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता उसमें भी मैं आपका दिमाग चलवाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ऐसी चीजें की जा सकती थी। मुझे नहीं आती, मुझे इतने सारे फैक्ट्स याद नहीं है, लेकिन आपका यदि वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो वहां पर आपको ये काम करना चाहिए था। और सबसे जरूरी, सबसे पहला काम है कि आप इस तरीके से सोचने लग जाओ कि यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखें। जैसे एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में सारे क्वेश्चंस में वो लिख के देते हैं कि एग्जाम्पल के साथ बताओ, और आप एग्जाम्पल ही नहीं लिख के आते, नोट्स में जैसा लिखवाया वो एज इट इज छाप के आ जाते हो। अरे भाई, वो कह रहा है कि कंपेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो आपको इन सबके एग्जाम्पल्स पहले से तैयार करने चाहिए ना। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि 1977 में जब सरकार चेंज हुई, उस समय में नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे, उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर थी कि सरकार किस तरीके से किसे बुलाया जाए, और उन्होंने अपनी डिस्क्रेशनरी पावर, क्योंकि जब 79 में आपको पता है जो चौधरी चरण सिंह से पहले जो थे मोरारजी देसाई, उनकी सरकार गिर गई थी, इंदिरा गांधी ने एक तरीके से उनका समर्थन कम करवा दिया था और चरण सिंह जी को कहा था कि आप सरकार बनाओ। तो उस समय में पूरी तरीके से डावाडोल स्थिति थी, तो उस समय में जो प्रेसिडेंट है उनका योगदान बहुत ज्यादा था, उनके योगदान से ही सरकार जो वो बनी थी। तो ये अपन इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इसमें देखो कोई एक वादा एग्जाम्पल और मिलेगा, तो ये अपन ने बात कर ली, रोल इन कोएलिशन गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी बातें यहाँ पर जो वो लिखी जा सकती है। इसके अलावा एक कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इमरजेंसी हेड ऑफ स्टेट। जब आप ये कोएलिशन गवर्नमेंट वाला पॉइंट लिख रहे हो कि कोएलिशन गवर्नमेंट, सॉरी, हंग असेंबली के समय में ऐसी इमरजेंसी में वो देखता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो यहां पर ये पॉइंट लिखा जा सकता है प्रेसिडेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज इमरजेंसी हेड ऑफ स्टेट। जो बांग्लादेश के अंदर कमी खली कि जैसे ही सरकार हटी, अब उनका इमरजेंसी हेड कौन है? कोई नहीं था, भारत के अंदर है। ऐसी सरकार पर दिक्कत आ जाए तो इमरजेंसी हेड है हमारे पास। तो इस तरीके से जो आप यहां पर बात लिख सकते हो फेवर के अंदर। अब अगेंस्ट वाले के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन, तो बिल्कुल यहां पर भी हम कुछ ऐसे देखो, अपन ने ये सब तो लिखा ही था। 74(1) के अंदर क्या कहा गया है, वो एडवाइस से बाउंड है, ये सब बातें भी लिखी जा सकती थी, हम ये सब अपन ने लिखी हैं। यहां पर अगेंस्ट में एक कोटेशन जो आप यूज कर सकते हो कि जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। अब वो कह रहे हैं तो उस बात को तो आपको वेटेज देना पड़ेगा ना, और ऐसे कोटेशंस को हमें कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहां पर कहना है प्रेसिडेंट इज ए सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट विद एक्चुअल पावर्स वेस्टेड इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये अगेंस्ट वाले में लिखना है कि जो राष्ट्रपति है वो केवल एक सिंबॉलिक हेड है, लेकिन एक्चुअल पावर जो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर इस कोटेशन का यूज कर सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूं, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है कि मुझे तो कोटेशन याद नहीं है, सर ने बता दिया। अरे भाई, सर ने जो इतने टाइम से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसका मुझे पहले से देखा मैंने कि क्या लिखा जा सकता है, दिमाग चलाया कि यहां पर ये लिखा जा सकता है। आपके पास एक्चुअल रियल टाइम में ये सारी चीजें लिख लें तो अपन को नंबर दे वो 10 में से 10। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से अपन 20-30% चीजों को भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें धीरे धीरे, तब हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। एक्चुअल में सही मायने में जो हम यहाँ पर आंसर बताते हैं वो एक तरीके का आइडियल आंसर होता है। हमें खुद को लिखने को कह दिया जाए रियल टाइम में, हमसे खुद से नहीं लिखा जाए, किसी से नहीं लिखा जाए।
ठीक है, लेकिन उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ना मानने की बजाय उसमें इंप्रूवमेंट हम चीजों को कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, कंटेंट बदल जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक्स जो है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मसाला इकट्ठा करना है वो हम यहां पर सीख रहे हैं। और फिर मैं आता हूं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन के अंदर एक ऐसा मुझे कोई कोटेशन चाहिए जो कि पूरी बात को समराइज कर दे, प्रेसिडेंट की तारीफ भी कर दे और प्रेसिडेंट की आलोचना भी कर दे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज किंग इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द हेड ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव। वह देश का प्रमुख है लेकिन कार्यपालिका का नहीं है। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। वह नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन रूल नहीं करता है। ये बात हम यहां पर लिख सकते थे। और ये वाला स्टेटमेंट देखो, जैसे मैंने आज आपको दो स्टेटमेंट ऐसे बताए जो कि आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो। इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको चलो मान लिया नहीं याद रहेगा। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस है वहां पर लॉ का एंड हो जाता है और न्याय जो है वो उसकी शुरुआत होती है, वो अपन ने एक स्टेटमेंट याद किया था। इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी आप याद करो कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो हम वापिस आते हैं अपने इस आंसर पर। हम देख रहे थे कि कहां से क्या क्या चीजें कलेक्ट की जा सकती है और हम कैसा लिख सकते हैं। ये पक्ष विपक्ष में सबसे पहला आपका काम होता, आपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लिया। सेकंड आपका स्टेप होता, आपने ठीक तरीके से उनको वेटेज दे दिया, कितना पक्ष को, कितना विपक्ष को, कितना इंट्रोडक्शन को। तीसरा आपका काम होता कि आपने बेसिक पॉइंट लिख दिए 4-5, एक दोनों तरफ 4-5 पॉइंट लिख दिए। चौथा आपका काम होता इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अच्छा करना। और पांचवा आपका काम है वैल्यू एडिशन करना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कोटेशन, एग्जांपल्स, इन सब का यूज करना। और स्टेप बाय स्टेप ही होगा ये काम। आप सीधे पांचवें या चौथे स्टेप पर नहीं पहुंचोगे। आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट जो वो धीरे धीरे होगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स बता दो, हमने अभी तक हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मेरा टारगेट भी यही था, भले ही 1 घंटा लग जाए, हमको यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे आंसर आज तक हमने खूब सारे आंसर डिस्कशन देखे ही हैं। इंप्रूवमेंट क्या हुआ, हमने प्रोसेस वाइज कब समझा, हमने बहुत सारे पेपर दिए लेकिन हम उसको इंप्रूव कब कर पाए, चीजें की प्रोसेस को कब समझ पाए कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। तो भले ही हमें यहाँ पर 1 घंटा लगा, 3 क्वेश्चन देखे, पर हम उस चीज की प्रोसेस को समझ पाए। अब इस प्रोसेस को बाकी क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। चीजों को शुरुआत में जो टाइम मिलता है। बहुत आराम मिला ये सुन के कि रियल टाइम में आप भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं लिख सकते। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। पॉकेट विटो में ज्ञानी जैल सिंह का एग्जाम्पल, ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन अपन उस क्वेश्चन पर पहुंचे पहले। थैंक यू सर, ऐसा डिस्कशन से पार लग जाएंगे। जारी रखना, किसी क्लासेस ऐसा भी तो नहीं सिखाएगा। बहुत शानदार, नाइस क्लास, पक्ष विपक्ष का। ओके ठीक है, चलिए तो अब अपन चलते हैं आगे, 5-5 नंबर वालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो 5-5 नंबर वालों में हमारे पास लिखने का स्कोप बहुत कम हो जाता है, और जैसे ही आपके पास लिखने का स्कोप कम हो जाता है, मेरे पास बताने का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए मैंने 10 नंबर वालों से शुरुआत की, वरना करने को मैं 2 नंबर वालों से शुरुआत करता तो मैं उसमें क्या बताता, मैं आपको फैक्ट सेम बातें बता देता और अपन का यो लियो हो गया डिस्कशन। क्या डिस्कशन किया, क्या सीखा, क्या प्रोसेस क्या सीखी हमने, थॉट प्रोसेस तो हमने समझी नहीं, है ना। तो यहाँ पर चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उक्त कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन express what we had thought or deemed for so long. Critically explain the above statement. पहले क्वेश्चन को समझना, क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कुल मिला के कह रहा है कि प्रस्ताव, जो अपन बार बार कहते हैं, प्रेम्बल हमारे संविधान का आईना है, प्रेम्बल हमारे संविधान का दर्शन है, प्रेम्बल हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, प्रेम्बल जो संविधान की कुंजी है। ये अलग अलग जो है संज्ञाएं हैं, कुछ भी संज्ञा दे लो। इन सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ये लिख देता, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है, संविधान की प्रस्तावना हमारी जन्म कुंडली है, संविधान की प्रस्तावना हमारा दर्शन है, संविधान की प्रस्तावना हमारा दर्पण है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे क्वेश्चन एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि ये प्रेम्बल के बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं, और इस कथन का हमें क्या करना है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। कुल मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूछ लिया, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में 5-5 पॉइंट भी लिखे तब भी फिर हमारा इतना स्पेस है।
ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो किस तरीके से हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अच्छा हाँ, मैंने आपको कहा था ना मुझे याद दिलाना, आपने ना याद दिलाया, ना हमारे जो ऑपरेटर ने याद दिलाया, ना आप लोगों ने याद दिलाया। मैंने क्या कहा था, उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कौन सा? राष्ट्रपति वाला। चैट बॉक्स में देना एक बार, याद नहीं दिलाया आप लोगों ने। टेक्निकल टीम कॉल रिसीव नहीं करती, इसमें केवल आलोचना है क्या? ठीक है, चलिए अपन बात क्या कर रहे थे कि राष्ट्रपति वाले पर एक बार वापस चलते हैं। मैंने आपको कहा था इसको दूसरे तरीके से ही देख सकते हैं। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, राष्ट्रपति के रबड़ की मोहर है या नहीं है, पक्ष और विपक्ष में लिखना था, और आपने सिंपल पॉइंट लिख दिए पक्ष और विपक्ष में। लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज की तरफ वापस चलूं, देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। भारत के राष्ट्रपति के पास विभिन्न विवेकाधीन शक्तियां निहित है तथा सरकार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, यदि इस आंसर को बहुत अच्छे से आपको नॉलेज है, तब आप इसको दो भागों में भी बांट सकते हो कि विवेकाधीन शक्तियों के बारे में हम पॉइंट अलग लिखेंगे और सरकार में उनकी भूमिका जो है उसके बारे में पॉइंट जो वो अलग लिखेंगे। फिर इसके हम पक्ष में लिखेंगे और फिर हम जो इसके विपक्ष में लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हो तो पूरी तरीके से आप कोऑर्डिनेशन में आ जाते हो, किसके? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके। लेकिन चैलेंज है इसमें, चैलेंज ये है कि आप इसको फिर अलग अलग नहीं कर पाओगे, और यदि अलग अलग नहीं कर पाए तो आप अपनी कमजोरी को उसके सामने रख दे रहे हो। इसलिए ऐसी जब चीजें हो कि एक ही लाइन के अंदर दो बातें हो और आपका उसका कंटेंट बहुत अच्छा आता है, तब आप उसको अलग अलग करके लिखो। और लेकिन यदि आपको कंटेंट उतना अच्छा नहीं आता है, तब आप उसको एक ही करके लिख दो। फिर आप अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर दोगे कि हम इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे, कि कैसे राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं उसके पक्ष में पॉइंट, और कैसे राष्ट्रपति सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है उसके पक्ष में पॉइंट। तो इस तरीके से अलग अलग लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत आती है फिर बाद में। यदि आप ऐसे और कोई क्वेश्चन हो और जहां पर इस तरीके से तथा लगा के या कॉमा लगा के दो बातें हो, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो अपन वापस आते हैं आपके प्रेम्बल वाले क्वेश्चन पर। एक्चुअल में प्रेम्बल के पक्ष में पॉइंट पूछे हैं और प्रेम्बल के विपक्ष में पॉइंट पूछे हैं। अच्छा होगा कि हम थोड़े से जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसका यूज कर ले। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज का थोड़ा सा यूज किया करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपसे आपने वो लिखा है जो कि पूछा गया है, ना कि वो जो कि आपको आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो आप कह सकते हो कि हमारे संविधान निर्माताओं का दीर्घकालिक सपनों का विचार है, क्योंकि ये हमारे संविधान का दर्शन है। प्रेम्बल इज फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। ये हमारे संविधान निर्माताओं के जो दीर्घकालिक सपने हैं उनको दिखाती है। कैसे? तो ये जो है हमारे संविधान का, हमारे देश का लक्ष्य तय करती है। 5 बातें लक्ष्य के रूप में रखती है। लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, ये सारी बातें बताती है। इसके अलावा ये इसके लिए क्या साधन अपनाए जाने चाहिए, मीन्स ऑफ दिस टारगेट, क्या साधन अपनाए जाने चाहिए उसके बारे में बताती है। क्या साधन के बारे में बताती है? तो ये 4 साधन बताती है। क्या क्या? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो यहां पर ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सॉरी 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताती है। और क्या बताती है? न्याय, 3 प्रकार का न्याय बताती है। और क्या बताती है? बंधुता। और क्या बताती है? समता। इन सबको इसने क्या रखा है? साधन के रूप में रखा है कि हम देश को लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और उसके लिए इन साधनों का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, और इसके अलावा कहोगे कि हमारे जब भी संविधान की व्याख्या करनी होती है, तब ये इसकी प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पक्ष में लिख दोगे। विपक्ष में क्या लिखोगे? विपक्ष में लिखोगे प्रस्तावना का कोई मूल्य नहीं है, प्रस्तावना इन्फोर्सिबल है ही नहीं, प्रेम्बल इन्फोर्सिबल ही नहीं है, तो फिर इसमें क्या है क्या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप कह दो इसमें बहुत ही वेग टर्म लिखे हुए हैं जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रस्तावना हमारे संविधान में अपन कह सकते हैं कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बातें ही बहुत बाद में डिसाइड हुई हैं। तो ये अपने आप में कैसे दीर्घकालिक सपनों का विचार हो सकता है? इसमें चीजें बहुत वेग लिखी हुई है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इन शब्द का क्या अर्थ होगा, और ये कैसे दीर्घकालिक सपनों का विचार हुआ कि आपकी इकोनॉमी, आप समाजवादी चाहते हो क्या? हम तो लगातार पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सारी बातें विपक्ष में। पहले जैसे मैंने कहा इसमें आपके पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, इसलिए 4-5 पॉइंट तक आपको लिमिटेड यहां पर रहना होगा।
फिर से वही बात, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में एक ऐसा कोई कोटेशन और ऐसा कोई बात, जैसे अपन ने कहते हैं कि वो के मुंशी के अनुसार ये जन्म कुंडली है, ठीक है, तो वो अलग अलग लोगों का जो है उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि हिदायतुल्लाह ने इस जजमेंट में कहा कि ये संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये इनमें से किसी एक को इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान। ये क्वेश्चन सीधा है, डायरेक्ट है, इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ ही नहीं है, बस मैंने इसलिए डाला था कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड हो या नहीं हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ चुका है और इसके क्या प्रावधान है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्या पता थे क्या? तो भाई आप कह सकते हो 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2023 के अंदर, उसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान ये है कि सबसे पहली बात आर्टिकल 330 ए और 332 ए जोड़ा गया। पहली बात आपको करंट अफेयर से पता होना चाहिए था कि ऐसा कोई टॉपिक है। सेकंड प्रोग्रेस ये है कि आपको कुछ प्रोविजन पता होते। थर्ड प्रोग्रेस ये है कि आपको आर्टिकल वाइज पता होता है ना। बहुत सारे लोग सेकंड तक तो पहुंचे थे, तीसरा उनको उतना नहीं आ रहा था कि उनको आर्टिकल वाइज नहीं पता था। तो 330 ए के अंदर कहा गया है कि हमारे लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और 332 ए में कहा गया है कि विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण जो वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद में एक आप ये बता सकते हो ड्यूरेशन कि ये कब से मतलब कितने समय तक रहेगा। तो ये कहा गया जब लागू होगा उससे 15 वर्ष तक ये आरक्षण दिया जाएगा, ना केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा विधानसभा के अंदर, राज्यसभा में नहीं विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। ये जो वो किस सीटें किस आधार पर होंगी, तो सीटें जब वो रोटेशन के आधार पर चेंज होती रहेंगी। किस आधार पर होती रहेंगी? रोटेशन के आधार पर जो चीज सीटें चेंज होती रहेंगी। कौन से संविधान संशोधन से? 106वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको लिखने थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन था एक्चुअल में, बाकी वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन था। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट थे जो कि इसमें लिखे जा सकते थे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर वाला हो गया। रोटेशन कितने क्या टाइम में होगा वो हो गया। ड्यूरेशन वाला हो गया। रिजर्वेशन विद इन रिजर्व कैटेगरी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे मान लो हमारे संविधान में 84 सीटें ऐसी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें ऐसी हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इसमें से 84 में से 1/3 होगा, यानी कि 84 में से जो भी शायद 28 होता है क्या, हाँ, तो 28 जो वो महिलाएं होंगी शेड्यूल कास्ट में से। और इसी तरीके से इधर जो लगभग 16 जो वो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं होंगी। तो रिजर्वेशन विद इन कैटेगरी, क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन है क्या, विधान परिषद में रिजर्वेशन है क्या? ना, इन दोनों के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो ये इसके प्रोविजंस जो आप लिख सकते थे। हालांकि इंट्रोडक्शन में एक समिति का नाम भी लिख सकते थे, गीता मुखर्जी समिति ने ऐसी रिकमेंडेशन पहले भी दी थी और आप कह सकते हो गीता मुखर्जी समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर आई है। हालांकि गीता मुखर्जी समिति बहुत पुरानी है, पर उन्होंने पहले से ऐसी जो रिकमेंडेशंस है वो दे रखी थी, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो मैं पूरा आंसर नहीं कराऊंगा, मैंने आपको अधिकतर के अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह बता दी है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये यदि मुझे करवाना पड़ जाए इसका मतलब पॉलिटी आपने पढ़ी नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया को समझाइए, इसमें भी कुछ बताने जैसा नहीं है, वो पूरी प्रोसीजर है। आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 के अंदर बताओगे, ठीक है। संसदीय समितियां गोपनीयता विशेषज्ञता के साथ सामंजस्य को बढ़ाती, स्पष्ट कीजिए। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार चैट बॉक्स खोल दो और मुझे बताओ कि पार्लियामेंट्री जो कमेटीज है उसके पक्ष में बातें लिखनी है या फिर पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने हैं। बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद में बस बात क्लास खत्म करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज के पक्ष में बातें लिखनी है या फिर पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखनी है? चैट बॉक्स में बता दो फटाफट। पक्ष में अनिरुद्ध कह रहे पक्ष में, भाविका भी कह रही पक्ष में, अनिशा बिश्नोई भी कह रही पक्ष में, निकिता भी कह रही पक्ष में, राहुल चौधरी। तो कोई है क्या ऐसा जो कह रहे हो दोनों में? प्रियंका कह रही दोनों में। ओके, पक्ष में केवल पक्ष में, ठीक है, बहुत बढ़िया। केवल पक्ष में लिखना है भाई, स्पष्ट कीजिए ऐसा लिख रहा है वो, है ना। हाँ, आप कह सकते हो कि आपको यदि आंसर के अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिटी लेके आनी है, बस भाई ठीक है, कम से कम 100 लोगों ने कर दिया पक्ष पक्ष पक्ष, ठीक,
समझ में आ गया। पक्ष, एक दो लोगों ने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों, पर ज्यादातर लोग पक्ष के पक्ष में है। ठीक है, तो अपन ये कह रहे थे यहाँ पर देखो इसमें क्या टेलेंडर वर्ड क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए मतलब कि इसके पक्ष में लिखना है, जो स्टेटमेंट है उसी को एक्सप्लेन करना है बस। यदि यहां पर होता कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस, तब मैं इसको फिर दोनों लिखता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं आंसर में डाइवर्सिटी लाने के लिए एक दो पॉइंट विपक्ष में भी लिखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ठीक है लिख लो आप, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड पक्ष वाली ही है। ठीक है, तो संसदीय समितियों के क्या कुछ फायदे होते हैं एक्चुअल में वो लिखना है बस। ऐसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको आता ही है। उसके बाद सारे स्टेटमेंट जो वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप जो कर ही लोगे। दो नंबर वालों में तो ऐसा कुछ भी बताने जैसा नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है, ये 2 नंबर वाले हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी में कुछ भी बताने की आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसमें आपको ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ चीजें सुधार हो सकती हैं और ये प्रोसेस है। अब मैं उसमें मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, और ये सारा काम सेल्फ स्टडी का है, ये सारा काम खुद करने का है। बस एक हम जिसे बार बार स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो ये कि हम एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए, उसके बाद करना हमने खुद ने ही है। ठीक है, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। मैं चाहूं तब भी किसी का आंसर राइटिंग नहीं सुधरवा सकता, मैं केवल प्रोसेस बता सकता हूं कि आपको इस तरीके से कुछ कलेक्शंस वगैरह करने हैं, ये बात है बस। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर तक आप जुड़े और आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे के पेपर को आप सीरियसली लेंगे और खास तौर पर सब्जेक्टिव पेपर आप सारे अटेम्प्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको जोर नहीं आता, ओपन किया तुरंत सबमिट करना शुरू कर दिया। सब्जेक्टिव में जोर आता है पेपर पेन पर लिखने में, इसलिए उसको भी आप उतना ही सीरियसली जो लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।